नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इजराइल और फिलिस्तीन का जो पूरा संकट है वो ऐसे मकाम पर आ गया है कि एक तरह का मानवीय संकट पैदा हो गया है। जिस तरह से फिलिस्तीन पर अपने हमले को लगातार बढ़ा रहा है, मरते हुए बच्चे, बुजुर्ग, औरतें और ढाते हुए घर, पूरी की पूरी कॉलोनी सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं। लेकिन इस बीच मैंने आपको बताया था कि जो फेक न्यूज़ का पूरा कारोबार है वो कहाँ तक पहुँचा है, ये मैं आपको बताऊँगी। आज की खबर पर आने से पहले आज मैं बात इस बारे में करना चाहती हूँ कि क्यों भारत में दक्षिणपंथी जो समूह है, वो वर्ग जो कि प्रो हिंदुत्व है, यानी हिंदुत्व की राजनीति करता है, नरेंद्र मोदी का सपोर्टर है, नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं, आखिर वो इजराइल के रातों रात इतने करीबी दोस्त कैसे हो गए कि उन्हें भारत में ही रहने वाले अपने ही जो मुस्लिम पड़ोसी और अपने ही मुस्लिम कॉलीग्स वो क्यों इतने बुरे लगने लगे, उनको नफरत की निगाह से देखने लगे। लेकिन अचानक इजरायली बहुत ज़्यादा प्यारे हो गए। अभी मैं आऊँगी एक ही लम्हे में इस खबर पर, लेकिन उससे पहले जिस फेक न्यूज़ के पूरे कारोबार के बारे में मैं आपको बता रही थी, ऐसा लगता है इस पूरी फेक न्यूज़ का जो एपिसेंटर है वो बन गया है भारत। और बहुत दूर लड़ाई हो रही है पश्चिमी एशिया में, लेकिन भारत में, पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो फैक्ट चेकर्स हैं, वो मेहनत कर रहे हैं बताने के लिए कि देखिए क्रिएशन, यानी ऐसा नहीं कि फेक न्यूज़ को सिर्फ फैलाने का आप काम कर रहे हैं, बल्कि फेक न्यूज़ को बनाने का भी काम कर रहे हैं। भारत का जो गोदी मीडिया है, सरकारी मीडिया है, जो बीजेपी IT सेल के लोग हैं, वो तमाम लोग इस फेक न्यूज़ को बना रहे हैं बाकायदा। और इस फेक न्यूज़ की आप हद ये देखिए कि मैंने आपको कल बताया कि जिन 40 बच्चों, जिस इजरायली बच्चों के सर धड़ से अलग करने की बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय खबर को फैलाया गया, जो एक लम्हे के लिए लगा कि शायद क्या दुनिया में इतना ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो गई है। बिल्कुल क़यामत का सा एक लम्हा लगा मुझे जब मैंने ये खबर को सुना, चाहे बच्चे वो इजरायली हों या फ़िलिस्तीनी हों। लेकिन शुक्र की बात यह है कि वो फेक न्यूज़ थी और इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे छापा गया बाकायदा। लेकिन ये फेक न्यूज़ CNN के स्टूडियो तक पहुंच गई। ये तस्वीर आप देखिए। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक भी ये खबर पहुंच गई जब वो यहूदी समुदाय के कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे थे व्हाइट हाउस में। तो उसके बाद जो उनका बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि हॉलोकॉस्ट के बाद ये सबसे बदतरीन दिन है यहूदियों के लिए, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की तस्वीरें देखूंगा। लेकिन आप ये बात देखिए कि जब एक लोकतंत्र होता है और जिसमें चेक बैलेंस जिसे हम कहते हैं, यानी एक ही नेता की बात कही को उसी व्हाइट हाउस ने ये कहा कि नहीं, ये तस्वीरों पर आधारित नहीं है उनकी बात। ये रिपोर्ट आप ये देखिए, व्हाइट हाउस ने ये कहा कि जब जो बाइडेन ने ये कहा मैंने बच्चों को धड़ से अलग करते हुए वो तस्वीरें देखी, व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा नहीं है। ये जो उनका वक्तव्य था वो इस बात पर निर्भर करता था, बेस्ड इस बात पे था जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी और जो इजरायली अधिकारियों ने कहा था उस पर बेस्ड उन्होंने कहा। उन्होंने कोई तस्वीरें नहीं देखी। यानी साफ तौर पर एक फेक न्यूज़ को CNN तक पहुंचाया गया, व्हाइट हाउस तक पहुंचाया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचाया गया। तो फेक न्यूज़ का जो पूरा ये कारोबार है, ये प्रोपेगेंडा वॉर है। इस पूरी वॉर के अलावा जो हथियारों से लड़ी जा रही है, इसके अलावा जो सूचना और गलत सूचनाओं के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए भी ये वॉर लड़ी जा रही है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में जो बहुत तैयार हैं, वो आतुर हैं इस खबर पर यकीन करने के लिए। ऐसा लगता है कि पहले ही जो जुल्म, ज़्यादती और बर्बरता है, क्या काफ़ी नहीं है पहले से, कि और ज़्यादा इसमें जोड़ने की ज़रूरत है? चाहे वो बर्बरता हमास की तरफ से हो रही हो या बर्बरता इधर इजरायली जो डिफेंस फोर्स हैं उनकी तरफ से हो रही हो। अब मैं आ जाती हूँ आज की खबर पर कि क्यों ऐसा लग रहा है। पूरी तरीके से अगर आप जाइए सोशल मीडिया पर तो आपको लग रहा होगा कि भारत के किसी हिस्से में कोई युद्ध चल रहा है। आपको ये लग रहा होगा चलिए भारत ना सही तो ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, दक्षिण एशिया में कहीं ऐसा हो रहा है, भारत में कहीं पड़ोस में ऐसी बात चल रही है कि भारत का एक वर्ग इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गया है इस पूरी लड़ाई में। और सिर्फ इन्वेस्टेड नहीं है कि आप फॉलो कर रहे हैं खबर को, एक तरफ से जो उसने एक खंभा पकड़ के लटक गया है। यानी इसके लिए सिर्फ मुझे एक ही मुहावरा याद आता है, वो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन ये अब्दुल्ला दीवाना हुआ है, बहुत दीवाना हुआ है, और दीवाना एक वजह के तहत हुआ है। क्यों? आखिर ये ज़ायोनिस्ट जो स्टेट है, जिसको यहूदीवाद हम कह सकते हैं, और दूसरी तरफ जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, इन दोनों शब्दों को मैं बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ का ज़माना है, इसलिए मैं हिंदू धर्म या यहूदी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, बल्कि हिंदूवाद और साथ ही यहूदीवाद यानी ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व, इनके बीच
जो एक भाईचारा फिलहाल नज़र आ रहा है, वो सीधे तौर पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग जो कि हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, उनकी एक तरह से एक सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग यहूदी धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, उनकी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं एक देश में, और बाकी धर्म के या जो जो प्रांत हैं, पंथ हैं, उनके मानने वाले लोगों को एक दोयम दर्जे का नागरिक या आधा नागरिक बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस जो पूरी जो दो विचारधाराएं हैं, उनका ये मिलन देखने को मिल रहा है। अंशुमन चौधरी ने बहुत बेहतरीन आर्टिकल द वायर पर लिखा है, उसके कुछ हिस्से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि ये ऑनलाइन जो एकता नज़र आ रही है इजराइल और भारत के एक वर्ग के बीच, जो उन्होंने उसका जिक्र किया है कि प्रो हिंदुत्व ग्रुप्स के बीच, और ख़ासकर इनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो नरेंद्र मोदी के फ़ैन बॉयज़ हैं, जो प्रधानमंत्री के भक्त हैं। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो याद दिलाते हैं कि इससे पहले कि हम अक्टूबर 2023 की बात करें, 2021 का जिक्र कर लीजिए, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाज़ा में बमबारी की थी और रॉकेट अटैक किया था, और इसके बाद जो है वो इस दौरान नज़र आया कि तब भी अल-अक़सा मस्जिद को लेकर ही विवाद था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ उन्होंने देखा कि किस तरीके से एकता बनाने की कोशिश की गई। ये उन्होंने ट्वीट देखा इस व्यक्ति का, स्टैंड विद इज़राइल नाम से ये हैशटैग चलाए जा रहे हैं, आई स्टैंड विद इज़राइल और स्टैंड विद इज़राइल, वी इंडियंस आर विद इज़राइल इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अंशुल सक्सेना नाम का ये व्यक्ति, जो जाने माने बीजेपी का जो पूरा ये इकोसिस्टम है, उसका ये पूरा हिस्सा है, उन्होंने ये लिखा मई के महीने में 2021 में। इसके बाद वो दूसरी ट्वीट पर आ जाते हैं कि इज़राइल में जो आज हो रहा है वो हर देश में होगा भविष्य में, इसलिए हम समर्पण नहीं कर सकते। जो भी देश समर्पण करने को तैयार नहीं होगा उसके साथ ऐसा होगा। व्हाट इज हैपनिंग विद इजराइल टुडे विल हैपन विद एवरी कंट्री इन फ्यूचर विच रिफ्यूजेस टू सरेंडर बिफोर रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। वो ये कह रहे हैं कि रेडिकल जो इस्लामिक कोई आतंकवाद है, उसको उसके सामने जो समर्पण नहीं करेगा हर देश के सामने, ये होगा। भारत ने भी इसको झेला है पहले, और इसीलिए हमें इजराइल के साथ खड़े होना ज़रूरी है। अलख आलोक श्रीवास्तव हैं जो कह रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। तो गौरव आर्या का भी इन्होंने जिक्र किया, उनका भी ये ट्वीट दिखाया कि भारत का की किस तरह से मदद की थी 1971 की जंग में, इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि 1971 की जंग में इजराइल ने हमारी मदद की, बालाकोट में हमारी मदद की। इसमें सच झूठ के आप उसमें पढ़िए ही नहीं कि इसमें तथ्य क्या है और झूठ क्या है, सिर्फ ये देखिए किस तरीके से अपने एक दलील को आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब आप आ जाइए और 2023 का हम जिक्र कर लेते हैं। 2023 में अब जबकि IDF ने ये कहा कि हम जो पानी की सप्लाई है वो रोक देंगे गाज़ा में, उस पर ये व्यक्ति कह रहा है, डू व्हाट यू हैव टू, ऑल द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द हिंदूज विल हेल्प यू विन। यानी ये नहीं कह रहे हैं कि भारत आपका साथ दे रहा है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदूज आपका साथ दे रहे हैं। यानी हिंदुत्व के लोग जो हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे हिंदू धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, आगे बढ़ जाइए और देखिए कि किस तरीके से जो इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। और आप ये देखिए उनका ट्वीट यहाँ पर कि वो जो हिंदू और यहूदी जो एकता है उसकी बात करते हुए कि कैसे यहाँ पर कनाडा में एक प्रोटेस्ट हुआ है, हिंदू फोरम कनाडा ने ये प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने इस पर लिखा अपनी ट्वीट करते हुए, ब्रदरहुड हैज़ नो बॉर्डर्स, हिंदूज एंड ज्यूज जॉइंट फोर्सेज इन कनाडा अगेंस्ट टेरर इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ये लोग, ये कुकुर मुत्ते कहाँ से उगाए हैं? ये कौन लोग हैं जो अचानक, जो बिल्कुल बेगानी शादी है उसमें इतने सारे अब्दुल्ला क्यों नाच रहे हैं? इसके पीछे कई कारण देखने को मिलते हैं। पहला कारण जो पता चलता है वो ये कि किस तरीके से इजराइल को पूरी दुनिया में एक नेचुरल होम फॉर ज्यूज़, यहूदियों के लिए एक प्राकृतिक घर के तौर पे बनाया गया। अब से करीब 75 साल पहले पूरी दुनिया से यहूदी लाकर यहाँ पर बसाए गए, क्योंकि आपको मालूम है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, और जिस तरीके से यहूदियों के ऊपर बेहद जुल्म ढाया गया था हिटलर के ज़रिए, नाज़ी पार्टी के ज़रिए जर्मनी में, उसके बाद से एक पूरा संकट पूरी दुनिया में गरमाया था। और यही यूरोपियन ताकतों ने अपने कंधों से ये बोझ उतारते हुए एक तरह का, जो उन्हें मैं कहूँगी गिल्ट जो था उनको था, उसको उतारते हुए उन्होंने यहाँ पर मिडल ईस्ट, जिसे अमेरिका कहता है, या हम कहें तो पश्चिम एशिया हम कहेंगे, वहाँ पर एक नया स्टेट बनाने की ये पूरी वकालत की। तो इस पूरे स्टेट का जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा है, वो हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं
वो भारत को भी एक ज्यूश स्टेट की तरह या एक हिंदू स्टेट की तरह देखना चाहते हैं, यानी उसी की राह पर एक तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। सीधे तौर पे जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसको लेकर पूरी दुनिया में यही बहस हुई थी कि क्या यहूदी एक जो रिलीजियस स्टेट है, एक धार्मिक राज्य है, उसकी तर्ज पर सीएए लाया गया है, जिसमें आपको मालूम है कि जो पड़ोसी देश हैं यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से तमाम धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ आकर नागरिकता ले सकते हैं, सिवाय इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के। यानी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट ये था कि एक रिलीजियस स्टेट बनाया जाए हिंदूज़ के लिए, जैसे ज्यूश जो लोग हैं उनके लिए, यहूदी धर्म मानने वाले लोगों के लिए जिस तरह से बनाया गया है ये इज़राइल। अब यहाँ पर अंशुमन चौधरी इस बात का उदाहरण भी देते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज की बात है, वो ये कह रहे हैं बहुत पुरानी बात है, जबकि हिंदुत्व के जो तमाम जो धर्मगुरु माने जाते हैं, उनके जो विचारक माने जाते हैं, वो ये पूरा जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इस शताब्दी में नहीं पिछली शताब्दी में भी। वीर सावरकर और एमएस गोलवरकर दोनों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो हिंदुत्व के ये जो थॉट लीडर्स हैं, जो विचारक हैं, इनके बारे में ये कहा है कि हमेशा से इन्होंने यहूदियों के साथ अपनी हमदर्दी जताई, क्योंकि वो जो उनकी एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी जो प्रोजेक्ट है उससे पूरे तरीके से वो अपने को एक तरह से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ज़ायनिस्ट को उन्होंने ये भी कहा कि जो जो प्रेरणा उनको मिल रही है वो इस ज्यूश स्टेट से मिल रही है, गोलवरकर के बारे में और सावरकर के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि इसी असुरक्षा से पनपा हुआ ये पूरा कॉन्सेप्ट था हिंदू राष्ट्र का। जिस तरह से एक ज्यूश स्टेट है, इसी तरह से एक हिंदू राष्ट्र का ये पूरा स्टेट है। बंच ऑफ थॉट्स जो गोलवरकर की किताब है उसमें उन्होंने लिखा है ज्यूज़ के लिए और पारसीज़ के लिए कि वो हमारे मेहमान हैं, भारत में वो हमारे मेहमान हैं। जिस तरह से ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए कहा गया कि वो आक्रांता हैं, लेकिन ज्यूज़ के लिए और पारसीज़ के लिए कहा गया कि वो मेहमान हैं, इन्वेडर्स उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसलिए उनको कोई धमकी के तौर पर नहीं देखा जाता। ये बंच ऑफ थॉट्स में बाकायदा इस बात को लिखा गया है। तो ये तो पहला महत्वपूर्ण बात रही कि एक तरह से एक नेचुरल होम फॉर ज्यूज़, नेचुरल होम फॉर हिंदूज़। ये सीएए पूरा सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इस कानून को पास किया, सीधे तौर पे बताता है कि प्रेरणा यहाँ से मिल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक तरह का एक कॉमन एनिमी और एक शेयर्ड विक्टिमहुड, यानी कि एक ही दुश्मन, दोनों तरह का, दोनों के लिए एक ही दुश्मन और एक ही तरह का एक पीड़ित जो मानसिकता है वो दर्शाती है कि दोनों के लिए जो इस्लाम धर्म है और जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, दोनों के लिए ये एक तरह से दुश्मन के तौर पे पेश करते हैं। अभी भी आप देखिए, अगर मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बीजेपी आईटी सेल के लोग और वो लोग जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि देखिए हमास तुम्हारे भाइयों ने क्या किया, देखो फ़िलिस्तीन में तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं, देखो जो इस्लामिस्ट हैं, ये इस्लामवादी लोग हैं, क्या कर रहे हैं। यानी आप ये सोचिए कि सैकड़ों किलोमीटर दूर इज़राइल और फ़िलिस्तीन है, लेकिन यहाँ मेरे जैसे लोगों को सिर्फ मेरे नाम और मेरी मजहबी पहचान की वजह से यहाँ ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे को ये यहूदी और मुस्लिम मुद्दा बनाकर ये कह रहे हैं कि यहूदी और हिंदू भाई भाई हैं, इसमें मुसलमान जो हैं वो हमारे कॉमन एनिमी हैं, ये दुश्मन है हम दोनों के लिए और हम पीड़ित हैं इस विचारधारा के। सीधे तौर पे ये कहने की कोशिश की जा रही है। इसमें निताशा कौल का भी जिक्र किया अंशुमन चौधरी ने और ये कहा है कि जो राइट विंग मेजॉरिटेरियन नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट है वो इन दोनों स्टेट को एक तरह से एक आईने की तरह यहाँ पर नज़र आता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात अब हो रही है वो हो रही है जो सैन्यवाद है, यानी बहुसंख्यकवाद, एक ही दुश्मनी एक ही व्यक्ति से, एक ही तरह के लोगों से। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आ रही है अब सैन्यवाद की। तो ये जो पूरा सैन्यवाद है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का भी अगर आप देखिए, भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन तो हमने देखा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो 2 ट्वीट अभी तक किए हैं, एक में इजराइल के लिए सपोर्ट उन्होंने दिखाया, दूसरे में बताया कि कैसे नेतन्याहू से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई। और इससे पहले भी हम देख रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों देशों के जो सैन्य रिश्ते हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए। जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच, वो अभी तक सबसे ज़्यादा है भारत के 75 साल के इतिहास में। और देखा जाए इजराइल के भी अभी तक के सबसे, जो अब इजराइल का जो पूरा 75 साल का इतिहास है, और भारत जो है
वो इज़राइल के जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले जो लोग हैं, जो देश हैं, उनमें एक बन गया है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो भारत का सरकारी दरबारी मीडिया है, गोदी मीडिया जो है, वो इज़राइल की मीडिया से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर अपनी वफ़ादारी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे यहाँ पर वो सरकार से सवाल नहीं पूछते, इसी तरीके से वो समझते हैं कि अब यहाँ नहीं सरकार, यानी भारत की सरकार नहीं, अब वो इज़राइल की सरकार से भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच अगर ये पूरा संकट मंडरा रहा है तो इसमें सिर्फ एक पक्ष को पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसके साथ हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, समर्थन जाहिर कर रहे हैं। हारेट्स का ये अक्टूबर 10 का ये आर्टिकल है, आप ये पढ़िए, जिसमें इन्होंने लिखा है नेतन्याहू के बारे में रिज़ाइन नाउ, और कहा है कि हमास का जो ये सरप्राइज़ अटैक है इज़राइल के ऊपर, ये इस देश के इतिहास में ये सबसे बड़ी नाकामी है इस सरकार की, और जो यौम किपुर का जो संकट हुआ था उससे भी ज़्यादा है, और पूरे तरीके से नाकाम रही है नेतन्याहू सरकार, जो आम नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। दूसरा आर्टिकल आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू डेवलप्ड अ डिस्ट्रक्टिव वॉर्ब्ड पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दैट हेल्ड that strengthening Hamas at the expense of the Palestinian Authority would be good for Israel। यहाँ पर हारिट्स का दूसरा आर्टिकल है जो ये कह रहा है कि खुद मदद की एक तरह से हमास को बड़ा करने में, खड़ा करने में, जिससे कि जो फ़िलिस्तीन की जो सरकार है उसको काउंटर किया जा सके और अपने फेवर में उनको किया जा सके। तीसरा आर्टिकल देखिए, अ गैंग लीडर हु कांट गो ऑन सर्विंग एज इज़राइल्स पीएम। मैंने आपको बताया था कि अभी ये कहा कि रिज़ाइन दीजिए, इस्तीफ़ा दीजिए, और अब जो है नेतन्याहू को गैंग लीडर यहाँ पर कहा जा रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।